हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। क्या है कि थोड़ा सा तबीयत उतना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए कल मैंने वीडियो नहीं डाला है ना, तो उसके लिए सॉरी। और आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। और आज थोड़ा सा मैं आपको एक टूर पे लेकर चल रहा हूँ, मतलब कि लीक से हट कर गया थोड़ा सा, ठीक है। तो मैक्सिमम जो डेरिवेशन वाला सेक्शन होगा इस आज के लेक्चर का, वो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। नीट वाले समझिए और उनको फॉर्मूला याद करना है, मतलब आसान वाला जो हम लोग गॉस लॉ में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन गॉस लॉ समझने के लिए आज मैं एक टूर पे लेकर चल रहा हूँ, थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चंस के थ्रू मैं उसको जाना चाह रहा हूँ, है ना। फिर मैं गॉस लॉ अगर शुरू करूंगा तो आपको रियली में पता चलेगा कि हाँ, जो मैं गॉस लॉ पढ़ रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ, उसका मीनिंग एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो उस मीनिंग को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक टूर पे लेकर चल रहा हूँ, और इससे आपको एक न्यूमेरिकल बनाने का अप्रोच भी डेवलप होगा। तो 2 फायदा है, आप न्यूमेरिकली स्ट्रांग होंगे, एडवांस रूप में आप ज्यादा परफॉर्म कर पाएंगे, है ना। और चीजों को कॉन्सेप्चुअल जो है बेसिक्स, उसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने हेडिंग रखा है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। यानी कि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है किसी सरफेस एरिया के थ्रू, ठीक है। तो वो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सपोज करो कि मैं आपको बताया था कि जो फ्लक्स होता है, तो फ्लक्स जो होता था वो E और डॉट A होता था, यानी एरिया। लेकिन अगर मान लो कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया क्या हो, वेरिएबल हो, यानी कि क्या करता हो, वेरी करता हो। जैसे कि हम लोग एक सरफेस मान लो कोई एक है ना, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ वेरी कर रहा है अलग अलग, ठीक है। मतलब ऐसे तो नहीं बता सकते, है ना। ये मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ वेरिएशन है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम किसी भी जगह पे एक छोटा सा एरिया लेते थे, नहीं, अगर जब सरफेस एरिया हर जगह बदल रहा हो और अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वेरी हो रहा हो थ्रू आउट द सरफेस, तो हमें क्या करना होता है, छोटा सा एरिया लेना होता है, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, और ये एरिया वेक्टर है, और इसके बीच का एंगल मान लो थीटा है। तो हम लोग यहाँ पे इस स्मॉल एरिया थ्रू d5 लिखते थे, यानी कि थ्रू द स्मॉल एरिया छोटा सा फ्लक्स होगा। तो क्या होता था, E I इंटू डी ए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, या E डी ए कॉस थीटा लिख सकते हो, है ना। या फिर E इंटू डी ए आई इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, ये हो गया एरिया वेक्टर और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, है ना, दोनों के बीच का एंगल। और अगर नेट फ्लक्स निकालना होता था, नेट फ्लक्स निकालना होता था, तो क्या करते थे, फाई को हम लोग इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट कर देते थे, क्या चीज में, E इंटू ई डॉट डी ए को, है ना, या फिर ई डी ए कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर देते थे, ठीक है ना, थ्रू आउट द एरिया, यानी कि इसको हम लोग सरफेस इंटीग्रल बोल देते हैं ना। इसका मतलब होता है सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। तो सरफेस इंटीग्रल इसको हम कर देते थे, यानी थ्रू आउट द सरफेस को इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल फ्लक्स इस सरफेस से निकल जाएगा। ऐसा कब लगाएंगे ये वाला मेथड, जब हमारा चीजें वेरी करता हो। ये बहुत पहले से जान चुके हैं कि अगर कहीं भी वेरिएबल चीजें मिलता है, तो इन दैट केस we use an elemental area, elemental section, and then we go over the integration of entire range. Either it is area, then we can integrate on total surface area. If it is length, then we can integrate up to throughout the length, है ना। तो ये हम लोग जान चुके हैं। तो ये फंडा है, और मेन देखा जाए यही मेन फंडा है ना। तो इसी के बेसिस पे हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डिस्क, यानी कि एक डिस्क है, उसके थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करना है, निकालना है। तो मान लो कि यहां पे एक डिस्क है, ये एक डिस्क है, और ये डिस्क का सेंटर है। अब यहां पे इसके सेंटर वाला लाइन से यहां से मान लो ये कुछ दूरी पे, यहां पे है ना, ये कुछ डिस्टेंस होगा, हमें पता नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं L, है ना, ये सेंटर O है, हमें यहां से L डिस्टेंस पे एक चार्ज है, कितना, Q। अब क्या होगा कि इस Q से बहुत सारे लाइंस निकलेंगे, है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे। तो एक तो ऐसा सीधा निकलेगा, ऐसे ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर ये किधर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर एक इधर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर ये इधर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर ये इधर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है L, ये पॉइंट अगर A है, A से O तक का, ये तो सेंटर वाला डिस्टेंस है। लेकिन अगर मुझे पॉइंट यहाँ पे है,
तो फिर ये डिस्टेंस अलग होगा। अगर पॉइंट यहाँ पे है तो ये डिस्टेंस अलग हो जाएगा, अगर पॉइंट यहाँ पे है तो ये डिस्टेंस अलग हो जाएगा, अगर पॉइंट यहाँ है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, है ना। कि डिफरेंट डिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर डिस्टेंस चेंज होगा तो हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, चेंज होगा, है ना। यानी कि पूरे के पूरे डिस्क में, अगर मेरा ये डिस्क है और यहाँ पे चार्ज है, तो इस चार्ज के थ्रू ऐसे निकलेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये पूरे डिस्क में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। समझ में आ रहा है बात। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, अगर पूरे पूरे डिस्क से अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो वही हम लोग जो है इसके थ्रू निकालना चाह रहे हैं। तो मान लेते हैं कि हम इसके थ्रू एक इंटीग्रेशन निकालना चाह रहे हैं, यानी कि फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो मुझे इस फिगर को ही रीड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम रीड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, यही बेसिक फंडा है जिसको हम थोड़ा सा रीड्रॉ कर लेते हैं। रीड्रॉ कर लिए भाई। तो यहां पे एक चार्ज लिए, सॉरी ये पॉइंट है ए, यहां पे एक चार्ज ये क्यू, और यहां से एल डिस्टेंस पे एक सेंटर है ओ, और यहां पे एक डिस्क लिए, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा लेना चाहिए था लेकिन चलो कोई बात नहीं है। एक डिस्क लिए। अब इस डिस्क का, अगर इस डिस्क का तुम एरिया वेक्टर निकालना चाहो तो सिंपल सा देखो, ये डिस्क ऐसा रखा हुआ है, ऐसा रखा हुआ है डिस्क, समझ में आया आपको। अगर ये डिस्क देखा जाए तो इस तरह से रखा हुआ है ऐसे। तो अगर ये डिस्क ऐसे रखा हुआ है तो एरिया वेक्टर तो हमेशा इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ। तो एरिया वेक्टर रहेगा, यहाँ पे देखा जाए तो ये होगा एरिया वेक्टर, अगर यहाँ देखा जाए तो ये होगा, यहाँ पे देखा जाए तो ये होगा, यहाँ पे देखा जाए तो ये होगा, यहाँ पे देखा जाए तो ये। एरिया वेक्टर तो हमेशा इस डायरेक्शन में होगा, एरिया वेक्टर, कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले अलग अलग हो रहा है, अलग अलग डिस्टेंस पे, अलग अलग एंगल्स पे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में है, लेकिन एरिया वेक्टर हमेशा किधर की तरफ है, क्योंकि ये तो फ्लैट सरफेस है। तो जब डिस्क एक फ्लैट सरफेस है तो ये परपेंडिकुलर तो हमेशा इधर ही होगा, कि नहीं। तो ये हमारा एरिया वेक्टर है। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर में हमें कोई लफड़ा नहीं है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में दिक्कत है। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहां से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा रिंग ले रहे हैं, ये ठीक है, रिंग ले लिए मैंने। कितना थिकनेस का बताओ, तुम लोग जानते होगे एक्स डिस्टेंस पे कितना थिकनेस का, तो dx हो गया इसका थिकनेस। चलिए बहुत अच्छी बात है। और हमें अब इस एरिया से पहले कितना निकलेगा फ्लक्स वो निकाल लेंगे। तो इस एरिया के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां से मिलाना पड़ेगा ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। और ये इसका क्या है, यहाँ पे एंगल कुछ थीटा होगा। अगर इस जगह का एरिया वेक्टर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, इधर तरफ लिखेंगे, ये हमारा डीए है कि नहीं है। क्यों, क्योंकि डीएस इस पॉइंट पे जो एरिया लिया है, तो डिस्क तो ऐसा फ्लैट है ना, तो फ्लैट में एक रिंग ऐसे लिए होंगे, है ना। तो उसका एरिया इधर तरफ आया होगा, तो डीएस फिक्स है। अब हमें पहले एलिमेंटल एरिया निकाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या किए कि वी कंसीडर, ऐसा लिख देते हैं, वी कंसीडर एलिमेंटल एरिया DA at a distance कितना x, कहां से, सेंटर से, ठीक है, ऑफ थिकनेस कितना बाबू, थिकनेस dx है ना। तो dA को निकाल सकते हो बिल्कुल, यानी इसका एरिया मुझे निकाल देते। क्या होगा इसका एरिया, बताओ तो मेरे को, बहुत आसान है, जल्दी बोलो क्या होगा एरिया। तो एरिया होगा आपका कुछ नहीं, इसका पहले लेंथ तो कितना 2 पाई x इंटू थिकनेस dx, है ना। देखो ना, इसको अगर यहां से कट करो खोल दो तो ऐसा आएगा। ये इसका लेंथ कितना हो जाएगा, यहां से 2 पाई x, ये थिकनेस कितना माने हुए यहां से dx, है ना, यही एरिया है। तो लेंथ इंटू विड्थ करिए तो 2 पाई x इंटू dx हो गया। अच्छा, अब यहां पे फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एलिमेंटल पॉइंट। तो E की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो ये हमारा L है, ये हमारा x है, तो कितना होगा अंडर रूट, जल्दी बताओ, x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा K इंटू क्यू और अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितना है भाई, तो अंडर रूट x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी K इंटू क्यू अपॉन x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हो गया हमारा E की वैल्यू, है ना। यानी इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए, इधर तरफ एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा होगा, और एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा, यहाँ पे हर जगह एरिया वेक्टर इधर ही होगा,
क्यों? क्योंकि ये डिस्क है, फ्लैट सरफेस है, परपेंडिकुलर। चलो तो इतना तो काम मेरा हो गया है ना। तो हम आगे अगर बढ़ें तो ध्यान से देखें, तो एलिमेंट, तो फ्लक्स थ्रू एलिमेंट दे दिया, तो लिखेंगे फ्लक्स थ्रू एलिमेंटल एरिया, यानी डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, यानी ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। सही है ना? ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। चलो लिखते हैं। तो बताओ तो ई की वैल्यू के इंटू क्यू और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एरिया। एरिया कितना है बताओ मेरे को? डी ए कितना है? 2 पाई एक्स डी एक्स, 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स इंटू कॉस थीटा। अगर ये वाला थीटा यहां से निकाल सकते हो, कॉस थीटा बेस बटे हाइपोटेन्यूस, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? एल अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आराम से कॉस निकाल सकते हो, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस इन एल अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चलिए इतना तो आ गया मेरे को। हम चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर लिख सकते हैं एक साथ में, और यहाँ से इसको के की वैल्यू लिखेंगे। के की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना? के की वैल्यू इनटू क्यू और अपॉन में, सर यहाँ क्यू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन, के की वैल्यू क्यू इनटू इसका लिखो क्यू है, ये कितना है? 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स इंटू एल और अपॉन इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और पावर में कितना? 3/2। ये किसकी वैल्यू आ गई? स्मॉल फ्लक्स थ्रू एलिमेंटल एरिया। कुछ करता है तो काटो, 4 पाई से यहां से 2 आ गया, और तो क्या आ गया मेरे को? Q इंटू एल और अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। आइए कितना यहाँ पे? x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और पावर में 3/2। ठीक है, ये हमारा फ्लक्स है किस एरिया से? इस एलिमेंटल एरिया से। अब हमें फ्लक्स पूरे है, फ्लक्स डिस्क से निकालना है। ठीक है, हम ये x की वैल्यू क्या करेंगे? 0 से लेकर के कैपिटल R तक क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। R क्या है? इसका रेडियस है। R क्या है? इसका रेडियस है। ठीक है ना? तो फ्लक्स थ्रू डिस्क कर देंगे ना, तो फ्लक्स थ्रू डिस्क यानी फाई, तो क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट करेंगे। किसको? डी फाई को इंटीग्रेट करो। कैसा इंटीग्रेशन? सरफेस इंटीग्रेशन। दिस इज द सिंबल ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन। ठीक है, आप ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो इसको मिटाते हैं, यहाँ पे मिटा देते हैं, क्योंकि इधर का सब काम तो लिख ही दिए तुम लोग को हम, है ना? तो चलो लिखते हैं भाई। तो इसको हम क्या करें? यहां से इंटीग्रेट करते हैं। थोड़ा सा देखना, इंटीग्रेशन टफ आएगा। ठीक है ना? तो आप लोग मैथ वाले हो तो इंटीग्रेशन समझ सकते हो। तो देखो तो यहां से पाई इज इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन 0 से कहां तक? x की वैल्यू r तक। चलिए बहुत अच्छी बात है। q इंटू एल और अपॉन, अच्छा इसको मैं बाहर कर दूं, ये देखो तो कांस्टेंट है ना, q इंटू एल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, इसको बाहर कर देता हूं, है ना? तो बाहर करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, तो q इंटू एल और अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और अंदर में 0 से r x इंटू डी एक्स और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पावर में कितना? 3/2। अब देखो थोड़ा सा ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा हमें टिपिकल लग रहा है, तो टिपिकल जब लगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, है ना? तो कोशिश करोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने का, तो इजीली आप जो है गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड्स हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूट करना है। बेसिक्स जब फिजिक्स पढ़ाए थे हम तो उसमें बताए थे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। देखो तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स इंटू डी एक्स है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो होता है ना एक्स इंटू डी एक्स होता है। तो एक्स स्क्वायर को हम ऐसा मानेंगे कि इजिली यहां समझ में आ जाए मेरे को। ठीक है, तो हम कुछ मानते हैं। ठीक है, तो क्या मान ले बताओ तो मेरे को? तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को मान लो कुछ टी, मान सकते हो? चलो कोई दिक्कत नहीं, टी हम मान लिए। अब ऐसा मानने से क्या होगा? कुछ फायदा है? बताओ मेरे को। हाँ बिल्कुल फायदा होना चाहिए। क्या फायदा होना चाहिए? फायदा ये है कि ध्यान से देखोगे तो तुमको यहां से पता चलेगा कि अगर हम यहां से इसको डिफरेंशिएट करें तो 2x इंटू डी एक्स, कोई फायदा है? 2x इंटू डी एक्स, है ना? इसका एल स्क्वायर का 0 बराबर कितना? dt,
तो x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी और अपॉन में 2। चलो ठीक है होगा। अब ये तो हमारा x इंटू डी एक्स की वैल्यू आ गई। देखो x इंटू डी एक्स की वैल्यू आ गई किस रूप में, डी टी बाई 2 के रूप में। अब हमें लिमिट भी पुट करना होगा क्योंकि इसको हमने क्या माना है t। तो जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो जब देखो तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 तो t बराबर कितना l स्क्वायर, और जब x बराबर r तो t बराबर कितना l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। देख लो ध्यान से, जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी, l स्क्वायर आएगी, और जब इसी x की वैल्यू हम r पुट करेंगे तो x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे इसको सिंपलीफाई करते हैं, q इंटू l अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन x इंटू dx, x इंटू dx क्या dt बाई 2 लिखेंगे तो dt डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और इंटू यहाँ पे x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की जगह पर t लिखेंगे और t के पावर 3 बाई 2, सही है, t के पावर 3 बाई 2 है ना। और ये कहां से देखो इधर से l स्क्वायर से लेकर के l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर तक है ना। अब तो आसान हो गया, ये 2 बाहर कर दो तो q इंटू एल अपॉन 4 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और t के पावर ऊपर जाएगा तो -3 बाई 2, तो कितना जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन में t के पावर -3 बाई 2 प्लस 1 और अपॉन में -3 बाई 2 और प्लस 1, और यहाँ पे कितना l स्क्वायर से l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, और तो आसान t स्क्वायर मानते तो 2t नहीं, कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। चलिए सही है, आगे क्या करें, इसको हम सिंप्लीफाई करना होगा मुझे, यहाँ पे लिमिट पुट करना होगा, तो करना तो पड़ेगा q इंटू एल अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट है ना, और यहाँ पे -2 तो -1/2 तो -2 ऊपर से -1/2 ना, तो -2 ऊपर चला गया, ये हम हटा देंगे वहां पे, ठीक है। और यहाँ पे सीधे बच गया t के पावर यानी कि -1/2 तो 1/t आ जाएगा, 1/√t आ जाएगा, इसका हो गया 1/√t है ना ये, और यहाँ पे l स्क्वायर और यहाँ पे l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये 2 से 2 फिर कैंसिल, कितना यहाँ पे -q इंटू एल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है ना, 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे बताओ मेरे को पहले इसका वैल्यू तो 1/रूट अंडर l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर और -1/रूट अंडर l स्क्वायर। अब ये माइनस यहाँ पे भेज दो, तो माइनस अगर यहाँ अंदर कर दोगे तो फाई की वैल्यू आ जाएगी कितना QL और अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ये इधर चला आएगा तो 1/l स्क्वायर तो 1/l हो जाएगा, तो 1/l माइनस यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यही हमारा क्या है फ्लक्स हो गया, किसके थ्रू, डिस्क के थ्रू, यानी कि अगर डिस्क है तो उसके थ्रू अगर मुझे फ्लक्स निकालना है, ये फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब इसका मैं थोड़ा सा यूज करूंगा, ठीक है, तो इसको मैं यूज करने के लिए यहाँ पे कोने में लिख लेता हूँ इसको, है ना, फाई थ्रू डिस्क कितना है भाई, Q इंटू एल और अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और 1 अपॉन एल माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है ना, यानी कि r स्क्वायर कैपिटल में लिख लेते हैं, डिस्क का रेडियस r स्क्वायर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो भाई ये डिस्क के थ्रू प्लस निकल गया उतना आएगा, ठीक है, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये सिंपल सा आपका इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड, और आप आराम से इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको मिटाता हूं, और अब मैं इसी से आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा गाड़ी को आगे बढ़ाता हूं। अब क्या करो, तुम एक काम करो, अब एक काम करो कि फ्लक्स निकालो थ्रू, है ना, सिलेंडर, सिलेंडर के थ्रू फ्लक्स निकालो। सिलेंडर कैसा सरफेस है, क्लोज सरफेस है, ठीक है ना। अब यहां से तुम लोग अटेंटिव हो जाओ, देख मैं एक सिलेंडर बनाता हूं, ये सिलेंडर बना दिया,
ये जो है इसका लेंथ ले लो, कितना ले ले बताओ मेरे को। चलो वहां पे यहाँ पे 12 ले लेता हूं लेंथ, क्या ले रहा हूं मैं, आसान करने के लिए सिर्फ ठीक है ना। इसका रेडियस में ले लेता हूं r, ताकि वो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो जाए। वो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है इसलिए, मैं l भी ले सकता हूं, लेकिन उसको मैं यूज करना चाह रहा हूं। यहाँ पे मान ले एक सेंटर पे तुमने एक चार्ज रख दिया, कितना, q, एक्सिस पे मतलब सेंटर पे, ठीक है। अब क्या करोगे कि अब मुझे क्या करना है कि थोड़ा सा इसको दिमाग लगा करके बनाना है। कैसे बनाना है जो देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे सिलेंडर के कारण क्या निकालना चाह रहे हैं, फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं। तो कैसा होगा, इधर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर जाएगा, 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 है ना कि नहीं। तो अगर ये सिलेंडर एक है तो इस जो कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है तुमको, तो यहां से इधर से इधर से इधर से इधर से सबसे पास करेगा कि नहीं करेगा, इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, क्योंकि पूरा सिलेंडर कैसे निकलेगा ना, तो यहां से भी तो निकलेगा, ये इधर 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 निकलेगा कि नहीं निकलेगा सब। तो ये पूरा एरिया हमें कंसिडर करना है। तो इसमें क्या एरिया होता है, सिलेंडर में 2 सरफेस एरिया होता है। टोटल सरफेस एरिया जो होता है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है, एरिया इन दोनों का, है ना। तो यानी कि 2 इंटू एरिया किसका, डिस्क का, क्योंकि दोनों तरफ से डिस्क लगा हुआ होगा, और प्लस एरिया किसका, ऑफ कर्व सरफेस, यही ना। तो देखो ध्यान से समझना, इस वाला जो ये जो एरिया है तुम्हारा, ये जो एरिया है इसका एरिया वेक्टर किधर की तरफ है, इसका एरिया इधर की तरफ है, और इधर वाले का एरिया वेक्टर किधर की तरफ, इधर की तरफ है। इस पे जो सब लाइंस पास करेगा तो ऐसे जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, ऐसे जाएगा सब। उस तरह से यहां भी इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ऐसा जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये जो देखा जाए, ये भी एक डिस्क है और ये भी एक डिस्क है। तो ये एक डिस्क का तो हम लोग सरफेस फ्लक्स निकाल चुके हैं। तो 2 डिस्क के लिए क्या करेंगे हम, उसी फ्लक्स को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे इस पूरे सिलेंडर के थ्रू हमें फ्लक्स निकालना है। तो जब ये पूरे सिलेंडर के थ्रू फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स थ्रू दिस डिस्क प्लस फ्लक्स थ्रू दिस डिस्क और प्लस फ्लक्स थ्रू टोटल कर्व सरफेस एरिया। तो ये डिस्क का तो हमने वहां पे निकाल दिए, है ना। हमें क्या करना है अब कि ये जो सिलेंडर है इसका कर्व सरफेस एरिया जो चारों तरफ से जो है ऐसा जो होगा ये, है ना, इसके थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। अगर हम इस कर्व सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दिए तो क्या करेंगे, दोनों को हम फ्लक्स को जोड़ देंगे और ये हमारा टोटल सिलेंडर से फ्लक्स आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात। तो हम लोग वही करने वाले हैं। तो हम लोग यहां पे निकालने वाले हैं कि फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस एरिया किसका भाई, सिलेंडर का। ध्यान रखना है ये फ्लक्स थ्रू, क्योंकि इससे हम निकाल चुके हैं। तो अब क्या होगा कि यहां पे अगर यहां देखा जाए तो ऐसे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यहां पे देखा तो ऐसे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इधर भी ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, इधर निकलेगा, इधर निकलेगा। लेकिन अगर यहां पे हम एरिया वेक्टर देखें किधर होगा, इधर होगा, यहां पे इधर होगा, ये एरिया वेक्टर है। तो हर जगह देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर एंगल बना रहा है और हर जगह अलग अलग एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो मुझे फिर से इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कर्व सरफेस के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मुझे इस सिलेंडर को रीड्रॉ करना है एलिमेंटल एरिया पता करने के लिए, किसका, कर्व सरफेस का। ठीक है, तो मैं इसको रीड्रॉ कर रहा हूं। क्या करूं, मैं इसको रीड्रॉ करता हूं। ठीक है, तो ये हमारा डिस्क है, इधर वाला फेस है सिलेंडर का, ये इधर वाला फेस है। ठीक है, ये हमारा क्यू चार्ज यहां पे सेंटर पर रखा हुआ था। ये टोटल लेंथ हमारा L है, सॉरी 2L माने हैं आसान करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, यहां से X डिस्टेंस पे एक रिंग लेंगे।
हालांकि ये रिंग चारों तरफ घूमेगा, ऐसे घूमेगा ना, ये ऐसे जाएगा नहीं चारों तरफ, ऐसे रहेगा कि नहीं रहेगा। हाँ, और हमें इसके थ्रू हम निकालना चाह रहे हैं फ्लक्स, इधर भी इधर भी इधर भी। देखो सिलेंडर है ये, जस्ट ऐसा सिलेंडर है और यहां चार्ज है, तो इधर से इधर से इधर से इधर से उसी जगह पे ऐसे पूरे सरफेस में ऐसे, तो सबका सिमिलर है कि नहीं एंगल, है ना। तो हम ये पूरा एक रिंग ले लिए ऐसे। हाँ, कितना x डिस्टेंस पे कितना थिकनेस का भाई, dx थिकनेस का। तो यहां पे क्या करेंगे, कंसीडर एलिमेंटल रिंग एट डिस्टेंस x, ठीक है, ऑफ थिकनेस, बताओ जल्दी से कितना, dx का। और यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर तरफ होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक वेक्टर एक एरिया वेक्टर किधर होगा, यहाँ पे इधर तरफ होगा, यहाँ पे इधर तरफ होगा, हर जगह एरिया के परपेंडिकुलर, तो यही होगा एरिया वेक्टर। और यही हमारा एंगल क्या है, b है। तो अगर हमारा ये एंगल थीटा है, ये भी कितना मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं कि नहीं मान लेते हैं, चलो मान लिए। अब हमें यहाँ पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये हमारा डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितना है, r है, और ये कितना x है ना, तो क्या हो जाएगा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो पहले निकालते हैं एलिमेंटल एरिया, यानी डीए की वैल्यू निकाल रहे हैं। इस डीए की वैल्यू, इस रिंग का जो मान है ना, तो इसका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 2 पाई आर i2, थिकनेस कितना है dx, एन होगा। अगर देखा जाए तो यहाँ से हट करके ही ना बनेगा, यहाँ से ये पूरा, अगर ये पूरा सेक्शन देखा जाए तो चारों तरफ। चलिए, तो यही हो गया एरिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस सेक्शन, तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल टू K इंटू क्यू और अपॉन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका क्या होल स्क्वायर, यही ना। K की वैल्यू जानते हैं आप लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका स्क्वायर का रूट खत्म, सीधे सीधे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्यू, तो डायरेक्ट यही लिख देते हैं क्यू। यही हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, तो फ्लक्स थ्रू एलिमेंटल एरिया, तो फ्लक्स थ्रू एलिमेंटल एरिया, फ्लक्स थ्रू एलिमेंटल एरिया, ठीक है। तो डी फाई बराबर ई डॉट डी ए, या फिर ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। ई की वैल्यू लिखो, है ना, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल थीटा है, थीटा। तो भैया ई की वैल्यू कितना है, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू डी ए की वैल्यू, डी ए की वैल्यू कितनी है, 2 पाई आर इंटू डी एक्स, तो 2 पाई आर इंटू डी एक्स इंटू कॉस थीटा। तो ये देखो थीटा है, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, यहाँ ये वाला बेस, ये वाला हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, आर है ना, तो थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ देखो, तो अगर कॉस थीटा लिखना चाहे तो क्या लिखोगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये थीटा है ना, ये अगर थीटा तो भी थीटा है, ये बेस, ये देखो यहाँ से यहाँ तक बेस और बटे हाइपोटेन्यूस, आर और बटे में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वही कर रहे हैं हम लोग, है ना। यहाँ क्या लिख रहे हैं, आर और अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से कुछ काटो, 2 पाई से 4 पाई कट गया तो 2 आया नीचे, तो क्या आया भाई, क्यू आर आर, तो क्यू इंटू आर स्क्वायर और अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर क्या बचा सिर्फ dx और अपॉन। अब यहाँ फिर से दोनों, यहाँ 1 है, यहाँ 1/2, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और पावर में कितना 3/2, ये किसकी वैल्यू आएगी, डी फाई की। तो टोटल फ्लक्स थ्रू किसका, पूरे कर्व सरफेस से, तो कर्व सरफेस क्या हो जाएगा भाई, तो फाई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करेंगे, कैसा इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन किसका, डी फाई का, तो कर दो। तो उतना ज्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं, डी फाई डायरेक्टली जानते हैं ना, तो इंटीग्रेशन कर दो। अच्छा, यहां से
ये कर्व सरफेस पूरा बढ़ रहा है, तो यहां से x बढ़ते बढ़ते कहां तक जा सकता है, यहां तक जा सकता है, और इधर x बढ़ते बढ़ते कहां तक जाता है, यहां तक सकता है। तो अगर यहां से यहां तक का दूरी देखा जाए तो l होगा, और यहां से यहां तक का दूरी देखा जाए तो ये भी l होगा। तो अगर एक डायरेक्शन को प्लस ले रहे हो, दूसरा डायरेक्शन माइनस लोगे, तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, माइनस l से प्लस l तक करोगे इसको इंटीग्रेट, तब पूरा कर्व सरफेस आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं कहां से, माइनस l से प्लस l तक, इसको लिख रहे हैं ना, तो q इंटू आर स्क्वायर और अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, यहाँ पे dx और अपॉन x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर में 3/2। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको दिमाग में भरना है। और अब थोड़ा यहाँ पे डिफिकल्ट है फॉर्मूला, इंटीग्रेट करना आसान नहीं है, लेकिन वही बता रहे हैं जहां पे भी डिफिकल्टी आती है वहां पे अगर इंटीग्रेट करना हो तो कुछ भी दिमाग मत लगाइए आप लोग सिंपली जो है क्या कीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट करो कि देखो यहाँ पे x नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर इसको कुछ सब्स्टिट्यूट करते हो तो x का डिफरेंशिएशन 2x होगा, तो यहाँ पे x रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग कुछ और सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं x इज इक्वल टू r tan थीटा। क्यों बताता हूं, तो x स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा r स्क्वायर tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये तो समझ आया। अगर इसको डिफरेंशिएट करेगा या इसको डिफरेंशिएट करेगा तो x के डिफरेंशिएशन dx इज इक्वल टू r का तो कांस्टेंट है और tan थीटा का कितना, sec स्क्वायर थीटा इनटू फिर थीटा का तो d थीटा, है ना, याद आएगा इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे तो याद आएगा। अब स्क्वायर का वैल्यू यहां रख दो और dx की वैल्यू यहां रख दो, है ना, रख दो। तो फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट को बाहर कर दो, q r स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर, तो q इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, और अंदर में क्या बचा, dx की जगह पे r सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा और अपॉन, जल्दी बोलो, x स्क्वायर आर स्क्वायर, x स्क्वायर की जगह पर r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर, अब पावर में 3/2। अब लिमिट देख लो भाई, लिमिट तो है, x को तुमने r tan थीटा मान लिया है, माना है कि नहीं माना है। तो एक काम करो तुम कि इसको, एक प्रॉपर्टी होता है कि जब ये मेरा इवन फंक्शन हो, समझ रहे हो, ये हमारा fx है, यहां पे है ना, एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी याद कर लेना, प्रॉपर्टी है कि अगर माइनस a से प्लस a तक हो और fx ऑफ dx हो, और अगर fx कैसा हो, इवन हो, इवन का मतलब f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ x हो, यानी कि यहाँ पे माइनस x रखो या प्लस x रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर होकर प्लस आ जाएगा, तो दोनों वैल्यू का सेम हो। तो इसको लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं, इसको माइनस, इसको ऊपर लेके चले जाते हैं, इसको दोस्त में ले जाता है, 2 लिख देते हैं। ठीक है, माइनस से प्लस a तक, तो 0 से a कर देते हैं, ठीक है ना, आई हो जाता है fx इंटू dx, ऐसा हो जाता है। तो अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, 0 से l कर देंगे, ठीक है ना, 0 से l कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 0 से l कर देंगे, है ना। अब यहाँ पे देखो, तो x को हम tan थीटा लिखे हैं, तो जब हम पुट लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 0 हो गई, x की वैल्यू 0 हो गई, तो x की 0, तो tan थीटा की वैल्यू भी कितनी, 0, तो tan थीटा भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो फिर हम एक एडजस्ट बनाएंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, ये हम ऐसा लिख दिए इसको, और हम अब हमारा लिमिट माइनस l से प्लस l नहीं है, अब यहाँ पे लिमिट है हमारा 0 से l है, ठीक है ना। तो हम पहले लिमिट, लोअर लिमिट यहाँ, तो x की जगह पर पहले 0 था, अब x की जगह पर क्या, सॉरी, x की जगह पर पहले माइनस l था, अब क्या हो जाएगा, x की जगह पर 0 हो जाएगा, तो थीटा की जगह पर क्या होगा भाई, तो tan थीटा, अगर x का मान 0 रखेंगे तो r इंटू tan थीटा बराबर 0, तो tan r तो 0 है नहीं, तो tan थीटा का मान कितना, 0, ठीक है ना। या फिर ये थोड़ा सा गड़बड़ा तुम लोग को जाओगे, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ पहले, उसके बाद बनाता हूँ। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया और 0 से l, ठीक है। लेकिन देखो, ये 0 से l किसका लिमिट है,
x का लिमिट है ना, लेकिन यहाँ पे देखो x है, थीटा है ना, तो पुट करेंगे ना, तो चूंकि x इज इक्वल टू आर tan थीटा है, तो इफ x इज इक्वल टू 0, अगर 0 हो तो tan थीटा को भी क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, इसलिए थीटा को भी कितना हो पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। और यदि इफ x इज इक्वल टू अगर l हो जाए, अगर x इज इक्वल टू l हो जाए, तो l इज इक्वल टू r tan थीटा, तो tan l बटे r इज इक्वल टू tan थीटा, समझ में आपको, tan थीटा का, तो थीटा की वैल्यू कितना, tan इनवर्स l बाय r, ठीक है ना। तो ये हमारा लिमिट यहां पे हो जाएगा, इसके जगह पे अगर यहां देखा जाए तो ये हो जाएगा मेरा फाई इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल एप्सिलॉन नोट, और ये इंटीग्रेशन क्या देगा यहाँ पे, थीटा का मान कितना है 0, और थीटा का मान कितना है tan इनवर्स l अपॉन r, ठीक है। और यहाँ पे यही चीज fx, ठीक है ना, तो fx क्या जाएगा, यहां से r इंटू सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा रहने दीजिए, ठीक है, और अपॉन आर स्क्वायर यहां से कॉमन लीजिए, आर स्क्वायर अगर कॉमन लीजिएगा 3/2 करके बाहर करेगा तो क्यू बाहर आएगा, आर क्यू बाहर आएगा, और यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बचेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बचेगा, और पावर में 3/2 बचेगा, ठीक है ना। क्या किए, आर स्क्वायर लिए कॉमन और इस 3/2 से बाहर कर देते, 2 से 2 कट गया तो 3 बाहर आ गया, तो आर क्यू बाहर आ गया, ठीक है, इतना हमारा यहाँ पे बच गया। तो क्या हो गया है मेरे को क्यू, अब देखो यहाँ से एक आर से एक आर कैंसिल, तो स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, समझा रहे बात। यहाँ क्या बचा, क्यू और अपॉन एप्सिलॉन नोट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, यहाँ क्या है इंटीग्रेशन में देखो तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और नीचे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, और सेक स्क्वायर थीटा इंटू 3/2, तो स्क्वायर से 2 कैंसिल, तो क्यू बचेगा, तो सेक क्यू थीटा, तो एक कट गया, यहां से एक बच के नीचे 1 बाय सेक थीटा क्या होता है cos थीटा, तो आ जाएगा ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट इंटीग्रेशन यहाँ पे cos थीटा इंटू डी थीटा, और यहाँ पे 0 से लेकर कितना तक tan इनवर्स l अपॉन r, ठीक है। चलिए अब cos का क्या होता है, इंटीग्रेशन साइन होता है, तो ये कितना जाएगा, और फाई इज इक्वल टू क्यू और अपॉन एप्सिलॉन नोट, ठीक है, और यहां से साइन थीटा, और यहां से 0, और यहां पे क्या tan इनवर्स l अपॉन r। ये थोड़ा सा बहुत टिपिकल है ना, समझना पड़ेगा यहाँ पे कि मैंने क्या किया, ये प्रॉपर्टी को ठीक है मैं यहाँ पे मिटाता हूं, अगर मैं चाहता तो हमको पहला वैल्यू तो 0 था, दूसरा वैल्यू डायरेक्ट हम थीटा में लिख सकते हैं, 0 से थीटा, तो क्या आता था यहाँ पे साइन थीटा, तो हमें तो tan थीटा पता है, tan थीटा कितना पता है l बाय r, साइन थीटा निकाल सकते थे नहीं, तो हम लोग रखते हैं, क्या रखेंगे यहाँ पे, पहले इसका नाम मान रखेंगे तो क्यू बटे एप्सिलॉन नोट, और साइन इंटू थीटा की जगह पर tan इनवर्स l अपॉन r, और tan इनवर्स l अपॉन r की जगह पर थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो बात वही है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कह रहा हूं माइनस साइन थीटा कर 0, तो साइन 0 कितना, साइन 0 है ना, तो इसके जगह पर साइन tan इनवर्स इसके जगह पर मैं थीटा लिख सकता हूं, तो देखो कितना आ जाएगा, tan थीटा दिया हुआ है, tan थीटा कितना दिया हुआ है, tan थीटा दिया हुआ है l अपॉन r, tan इनवर्स l बाय r जगह पर क्या है थीटा है ना, ये साइन थीटा है कि नहीं है, तो अगर मैं इसका साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं, डायरेक्ट लगा सकता हूं तो ये क्या होता है p और बटा में b, h निकाल देंगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, p बटे अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी p बटे h होता है ना, तो p अपॉन अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो लिख दो भाई साइन थीटा इज इक्वल टू p की जगह पर क्या है यहाँ पे l है ना, l और अपॉन b की जगह पर r है, और यहाँ पे h होता है यूज, h की जगह पर क्या b स्क्वायर अंडर रूट p स्क्वायर यानी कितना l स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर यानी कितना b की जगह पर कितना r है ना, तो r का स्क्वायर, ये किसका वैल्यू हो गया, साइन थीटा का वैल्यू आ गया ना, इस साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे रख दो,
है ना, कहाँ पे, यहाँ इसके जगह पर, पूरे एक जगह पे कितना है, इतना रख दीजिए आप, तो वहां से भी आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, कितना जगह यहाँ फ्लक्स इज इक्वल टू आ गया कितना, Q बाय एप्सिलॉन नोट और इनटू साइन थीटा। ठीक है, माइनस जीरो, साइन जीरो ना, साइन थीटा, और साइन थीटा कितना, एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए इतना तो आ गया मेरा किसके थ्रू, ये फ्लक्स जो आया मेरा किसका है, ये बताओ मेरे को, कर्व सरफेस के थ्रू है। ये क्या है, कर्व सरफेस का है ना, कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स है। ये किसका है, पूरे डिस्क का फ्लक्स है। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि इस पूरे सिलेंडर के थ्रू फ्लक्स निकालना है, तो डिस्क का दोनों का और प्लस कर्व का सबका जोड़ देगा तो टोटल फ्लक्स निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, सरफेस एरिया है ना। तो हम लोग वही करने जा रहे हैं, देखते हैं। अब हमें निकालना है कि फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, यानी कि फ्लक्स थ्रू सिलेंडर क्या जाएगा, पहले फ्लक्स किसके थ्रू, डिस्क के थ्रू, दो गुना डिस्क, एक इधर और प्लस में फ्लक्स किसके थ्रू, कर्व सरफेस के थ्रू, दोनों जोड़ दो, तो डिस्क, तो 2 इंटू डिस्क, एक डिस्क का तो जानता है तू कितना है, देख यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, L है ना, इसलिए मैं 2L लिया था, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूंगा। और अगर इस सिलेंडर का लेंथ L लेता तो यहां से यहां तक दूरी L नहीं होता, L/2 होता, तो सारे फॉर्मूले में माइनस L/2 से प्लस L/2 इंटीग्रेट करते, यहाँ पे L/2 लेते, यहाँ पे L/2 लेते। ठीक है, हम वो लफड़ा खत्म कर दिए। ठीक है, तो अब सीधे सीधे मैं वहां यूज कर रहा हूं 2 इंटू QL अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, यहाँ पे 1 अपॉन L माइनस 1 अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हो गया डिस्क के कारण, अब प्लस कर्व के कारण Q अपॉन एप्सिलॉन नोट इंटू L अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला है ना, एकदम ध्यान देना ये। ठीक है, मैं जस्ट तुम्हें एक दिखाने के लिए मैं इतना टफ चीज एक तरीके से किया हूं। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहां देखो मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो QL इंटू 1, तो QL और अपॉन, ध्यान से देखना, एप्सिलॉन नोट इंटू L, और फिर इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस QL इंटू 1, तो QL और अपॉन एप्सिलॉन नोट और अंडर रूट L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सही है ना, और ये तो हो गया दोनों मल्टीप्लाई, प्लस में Q इंटू L और अपॉन एप्सिलॉन नोट अंडर रूट L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो यहां से L कैंसिल, और ये प्लस में ये माइनस में, देखो दोनों कितना कैंसिल, कितना आ गया बताओ मेरे को, Q बटे एप्सिलॉन नोट, किसकी वैल्यू, फाई की। ध्यान से देखना, पूरे सिलेंडर के थ्रू जो फ्लक्स आया वो सिर्फ इतना आया, क्या भाई, Q बाय एप्सिलॉन नोट, यानी कि सिलेंडर कैसा सरफेस है, क्लोज सरफेस। ठीक है, तो क्लोज सरफेस के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर कितना चार्ज है, तो इसके अंदर टोटल कितना चार्ज था, Q था, कहीं भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहां हो, यहां कहीं भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो Q और बटा में उसका परमिटिविटी, तो कितना भाई, एब्सोल्यूट नोट, है ना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये बोलिएगा सर सिर्फ सिलेंडर के लिए नहीं, ये किसी भी क्लोज सरफेस का है, इसीलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, चाहे किसी भी सरफेस का हो, कैसा भी शेप का हो, बस क्लोज होना चाहिए, तो उसके अंदर जितना चार्ज रहेगा वो, और प्लस और बाय में एप्सिलॉन नोट। ठीक है, तो एक मैं और बताने वाला हूं तुम लोगों को, इसी का आगे
अब मैं इस स्फीयर के अंदर रख के बताता हूं, ठीक है, तब तुमको पता चलेगा और तब हम चलेंगे जनरल डेरिवेशन पे और तब गॉस लॉ पढ़ेंगे तो समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग। और हम लोग पढ़ते हैं हाँ देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लक्स थ्रू स्फीयर। स्फीयर क्या करेंगे अब, क्या करो, एक स्फीयर ले लो, इसका सेंटर है यहाँ पे O, यहाँ पे चार्ज रख दो Q, इसका रेडियस ले लो कितना R। अब यहाँ पे देख तुम चार्ज रखे हो तो क्या देखोगे कि यहाँ पे इधर करो इधर करो इधर करो, कैसे भी करो तुम, हमें यही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस चार्ज के कारण। अब तुम यहां पे अगर एरिया वेक्टर लेते हो तो सेंटर से पास कर रहा है, हमेशा ही परपेंडिकुलर है, तो एरिया भी इधर ही होगा। अगर यहां पे एरिया वेक्टर लेना चाहते हो तो इधर ही होगा, अगर यहां पे एरिया वेक्टर लेना तो इधर ही होगा। तो एरिया वेक्टर और ई यानी कि एरिया वेक्टर एंड ई जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 0 डिग्री होगी, तो कॉस थीटा की जरूरत ही नहीं है, सुनना रे बात, कॉस थीटा की जरूरत ही नहीं है ना। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे आखिर पूरा स्फीयर का निकालना है तो हम कहीं पे भी एक एरिया ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे ले लिया, ठीक है, यहाँ पे ले लिए कितना डी ए, तो वी कंसीडर एलिमेंटल एरिया कितना डी ए, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू एलिमेंटल एरिया तो डी फाइव इजक्वल टू, बताओ जल्दी सा, इस डीए का एरिया वेक्टर किधर की तरफ, इधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, तो थीटा कितना डिग्री, 0 डिग्री, कहीं पे भी ले लो, है ना। तो क्या हो जाएगा फ्लक्स E इंटू डी ए इंटू कॉस 0 डिग्री, तो सीधे सीधे E इंटू डी ए। अच्छा, अब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये डिस्टेंस कितना है, आर है ना, ये चार्ज कितना है, क्यू है ना, तो कहीं भी आर ही है, यहाँ ले लो यहाँ ले लो, सब डिस्टेंस आर है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, K इंटू क्यू और अपॉन आर स्क्वायर आई इंटू डी ए, किसका मेरे भाई, ये डी फाइव का, इसीलिए फ्लक्स थ्रू होल स्फीयर। तो फाइव इक्वल क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, कैसा इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन, K इंटू क्यू और अपॉन आर स्क्वायर आई इंटू डी ए। अब एक काम करो, आर तो हर जगह कांस्टेंट है, बाहर करो, K कांस्टेंट क्यू कांस्टेंट बाहर करो, तो क्या लिखोगे, फाइव इज इक्वल टू K इंटू क्यू और अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर में क्या बचा डी ए। अब इस पूरे का इंटीग्रेशन कर दो, पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया, डी ए मतलब ए, तो इसके किसका एरिया, पूरे स्फीयर का, तो पूरे स्फीयर का कितना होता है बताओ मेरे को, K इंटू क्यू और अपॉन 0 से ए तक कर दोगे कि नहीं कर दोगे, तो आर स्क्वायर कर दो, और एरिया ऑफ सरफेयर स्फीयर कितना 4 पाई आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू लिखो, K की वैल्यू याद है, अच्छा पहले इसको काट दो, काट दिए, K की वैल्यू लिख 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 4 पाई से 4 पाई कैंसिल करो, कितना आया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किसका फ्लक्स। अब देख ध्यान से, स्फीयर के अंदर बंद था ना चार्ज, कितना चार्ज बंद था, क्यू था, और परमिटिविटी कितना था फ्री एयर का, फ्री स्पेस का एप्सिलॉन था, एप्सिलॉन नॉट, आ गया वही चीज। तो ये कैसा शेप का है, स्फेरिकल शेप का क्लोज सरफेस है, इसके पहले जो है कैसा शेप का था क्लोज सरफेस, सिलिंड्रिकल था ना, उसका टोटल के कारण यानी कि इधर का सर्किल कर्व सरफेस तीनों मिला के कितना आया था, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट आया था ना। तो इन जनरल अगर मैं बात करूं तो एक ये नोट लिख लेना बाबू, ठीक है,
क्या? यानी बाबू मेरे, अगर मैं बात करूं तो नोट कर लेना क्या कि इन जनरल फ्लक्स थ्रू एनी आर्बिट्ररी क्लोज सरफेस, ध्यान रखिएगा, आर्बिट्ररी क्लोज सरफेस, यानी कि कोई भी क्लोज सरफेस है मेरे पास ये कोई क्लोज सरफेस है, हमें पता नहीं है, इसके अंदर कहीं भी एक चार्ज रखा हुआ है Q, है ना, ये हमारा क्लोज सरफेस है आर्बिट्ररी, इसका एरिया कितना है? A है, अंदर में चार्ज कितना है? Q, है ना। तो इन जनरल फ्लक्स थ्रू एनी आर्बिट्ररी क्लोज सरफेस, ठीक है, इज गिवन एज फाई इज इक्वल टू चार्ज enclosed, है ना, the surface, enclose the surface or upon permittivity, मतलब इसके अंदर Q टोटल कितना इनक्लोज्ड है और अपॉन एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी कितना, यही क्या है? फ्लक्स, किसके थ्रू? थ्रू एनी आर्बिट्ररी क्लोज सरफेस, चाहे जैसा भी शेप का क्लोज सरफेस हो, जो टोटल फ्लक्स होगा वो टोटल चार्ज अंदर में कितना बंद है वो और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर ही होगा, ध्यान रहेगा ही नहीं ये। तो ये हमें बताना था थ्रू सिलेंडर और थ्रू स्फीयर, ठीक है। तो मैंने थ्रू सिलेंडर, सिलेंडर थोड़ा सा टफ है, उसमें इंटीग्रेशन थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो थ्रू इंटीग्रेशन आपको ध्यान रखना है। तो थ्रू सिलेंडर और थ्रू स्फीयर हमने ये देखा कि भाई टोटल जो फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज सरफेस से वो कितना होगा, तो टोटल चार्ज उसके अंदर कितना है, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। और ये हमारा फ्लक्स निकल गया, ठीक है। और अब हम लोग गॉस सरफेस समझने के लिए तैयार हो गए हैं, है ना। ये जो आर्बिट्ररी सरफेस है, द आर्बिट्ररी क्लोज सरफेस is known as गॉसियन सरफेस। लेकिन ये ध्यान रखना है, लेकिन हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। तो गॉस लॉ पढ़ने से पहले ये क्लियर हो गया कि हमें कैसे आगे प्रोसीड करना है और क्या एक्चुअली। तो देखो ध्यान से, मेडिकल वाले बच्चे ध्यान रखें, बस यही याद रखना था कि कोई भी क्लोज सरफेस है उसके थ्रू जो होगा फ्लक्स वो Q बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, है ना। इतना ही याद रखना था। इसलिए उतना ताम झाम जो हम किए वो जेई वालों के लिए किए, और जेई वाले ध्यान रखें ये बहुत ज्यादा समझना जरूरी था, ठीक है। यानी अपना अंडरस्टैंडिंग फीलिंग आने के लिए कि हम ये जनरली बता देते हैं, है ना, कि अगर आर्बिट्ररी कोई सरफेस है तो भाई इतना होता है, काहे तो गॉस ने बता दिया, नहीं, गॉस ने कैलकुलेट किया उसके बाद बताया, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, गॉस लॉ पढ़ने वाले हैं, और उसके पहले थोड़ा सा सॉलिड एंगल पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और गॉस लॉ से जितना भी मैं अभी कैलकुलेशंस किया, ये सारे कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगे, ठीक है ना, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट।